अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। हमारी आज की वीडियो पिछली वीडियो से ज़रा मुख्तलिफ वीडियो होगी। इस वीडियो में हम इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स को डिस्कस करने की बजाय फ़ारूक कासिम साहब का इंटरव्यू करेंगे और इनसे मालूम करेंगे कि इनका ताल्लुक़ कहाँ से है, उन्होंने तालीम कहाँ से हासिल की, बचपन कहाँ गुज़रा, जवानी के मशागिल क्या थे, कब और कैसे अमली ज़िंदगी में कदम रखा और कैसे इंश्योरेंस के प्रोफेशन में आए। उम्मीद है कि आपको इनकी बातें सुनकर मज़ा आएगा। तो चलते हैं फ़ारूक कासिम साहब की तरफ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम बाबर, क्या हाल है? खैरियत से हैं आप? ठीक ठाक हैं? जी सर, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आपके मिजाज कैसे हैं? जी अल्लाह का बहुत एहसान है, खैर खैरियत से हैं। हमारा आज का मौजू, जैसा कि मैंने इंट्रो में बताया कि आपके बारे में है, हमारे व्यूअर्स सुनना चाहेंगे कि आपका ताल्लुक़ पाकिस्तान में कहाँ से है और आपकी जाए पैदाइश कहाँ की है। शुक्रिया बाबर। आज का मौजू तो आपने बिल्कुल मुख्तलिफ चुना है और हमारे जो प्रोडक्ट्स के टॉपिक से ये हट कर है। उम्मीद है कि व्यूअर्स जो मेरी ज़िंदगी के अहवाल हैं उसको सुनना भी पसंद करेंगे और उम्मीद है कि उससे मुस्तफ़ीद भी होंगे। और मेरा मशवरा है कि अगली नशस्त हमारी आपकी ज़िंदगी के बारे में हो, क्योंकि मेरी ज़िंदगी के बारे में तो हो जाएगी, लेकिन उसके बाद मैं चाहूँगा कि व्यूअर्स आपके बारे में भी ज़ाहिर है वो जानना चाहेंगे। तो अगले इंशाल्लाह एक हम वीडियो फिर आपकी ज़िंदगी के बारे में भी हम बताएंगे और उससे ये भी पता चलेगा यूथ को कि हमारी डिस्कशन से कि इंश्योरेंस जो है ये एक अच्छा प्रोफेशन है और उसके लिए भी हम एक और वीडियो तैयार करेंगे जिसमें कि इंश्योरेंस एज अ प्रोफेशन जो है उस पर हम डिस्कशन करेंगे। जी बिल्कुल ठीक है जी, इंशाल्लाह ऐसा ही करेंगे हम। अब आप मुझे ये बता दें, जो मैंने आपसे थोड़ी देर पहले अर्ज़ की थी कि आपकी जाए पैदाइश कहाँ है और आपका आबाई इलाका कौन सा है पाकिस्तान में? जी बाबर, मेरा जो ताल्लुक़ है वो एक ज़िला है सवाबी। सर। ये खैबर पख्तूनख्वा का इलाका है जी सर। और हमारा जो ये ज़िला है यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह लिटरेसी रेट बहुत हाई है। वेरी गुड। अच्छा, मेरे जो वालिद मरहूम थे वो उनको कमीशन मिला था ब्रिटिश इंडियन आर्मी के अंदर और पाकिस्तान जब बन रहा था तो उस वक़्त वो कप्तान के रैंक पे पहुंच चुके थे। बिल्कुल ठीक। अच्छा, उस वक़्त उन्हें जब पार्टीशन हो रहा था तो उनको चॉइस मिली कि जी वो ब्रिटिश आर्मी को ज्वाइन करना चाहें तो भी कर सकते हैं, या इंडियन आर्मी में रहना चाहें या पाकिस्तान आर्मी में आना चाहें। तो उन्होंने कहा कि जी मैं क्योंकि पाकिस्तानी हूँ तो मैं पाकिस्तान आर्मी में ही प्रेफर करूँगा जाने का। तो वो पाकिस्तान आ गए और फिर उन्होंने पाकिस्तान में मुख्तलिफ़ शहरों में उनकी जॉब चलती रही और मेजर के रैंक पे आ गए और उसके बाद ये कोई 1958 में उनकी पोस्टिंग मर्दान हो गई। ठीक है। जब वो मर्दान है तो 59 जो है अगले साल मेरी पैदाइश का साल था और मेरी पैदाइश जो है वो उस ज़माने में ज़िला मर्दान में हुई। बिल्कुल ठीक। तो उसके बाद क्या हुआ, वहाँ पे वालिद की नौकरी चलती रही और 1964 तक वो मर्दान ही में रहे। उस वक़्त मैं बहुत छोटा था, अभी स्कूल वगैरह ये नहीं शुरू हुआ था, क्योंकि उस ज़माने में स्कूल 5-6 साल बाद शुरू होता था। बिल्कुल ठीक। तो खैर वो रिटायर हो गए और 64 में वो मर्दान से गांव आ गए और गांव में अपनी जो ज़मीनें वगैरह उनकी थी, आबाई ज़मीनें थी, कुछ उन्होंने कुछ इन्वेस्टमेंट की थी तो उसको ठीक ठाक किया और उसको कल्टीवेशन के काबिल बनाया। ठीक है। 1967 में जब वो उस काम से फारिग हो गए तो उन्होंने फिर सोचा कि बच्चों को अच्छी तालीम के लिए किसी शहर ले जाया जाए। तो उन्होंने जो है वो
पिंडी का इंतखाब किया, क्योंकि इस्लामाबाद तो उस वक्त था नहीं। ठीक तो है। पिंडी हम लोग आए और हमने हमारी जो पहली जो घर था वो सैटेलाइट टाउन रावलपिंडी में था। सर उस वक्त सेटेलाइट टाउन एक मशहूर इलाका था पिंडी का। जी, ये अच्छा प्लान्ड था, साफ़ सुथरा था। इसमें ज़्यादातर एक तरह के पढ़े लिखे लोग थे। अच्छा वो था, स्कूल्स वगैरह इसमें बहुत अच्छे थे। ठीक तो है। पार्टीशन के बाद ये पिंडी में ये सैटेलाइट टाउन बनाया गया था। ठीक है। और उस ज़माने के हिसाब से हाँ अच्छा साफ़ सुथरा इलाका था। तो जनाब हम लोग फिर सैटेलाइट टाउन आ गए और क्लास 3 में फिर मेरी एडमिशन यहाँ एक स्कूल था सैटेलाइट टाउन में ही, उसका नाम मदरसा मिलिया इस्लामिया था। ये एक प्राइवेट स्कूल था। ठीक है। बाद में भुट्टो साहब ने उसको नेशनलाइज कर दिया था, लेकिन ये ठीक है। बहुत अच्छा स्कूल था। और उनका जो मोटो था वो था तालीम और तरबियत। बिल्कुल वो ठीक। कहते थे कि हम इस स्कूल में सिर्फ तालीम नहीं देते हैं, बल्कि हम बच्चों की किरदार साजी करते हैं। और मुझे याद है कि उसमें मुख्तलिफ हमारे मशाइल होते थे, उसमें बज़्म अदब होता था, उसमें शेर व शायरी के लिए बैतबाजी के वो होते थे, ज़ोहर की नमाज हम बच्चों को पढ़ाई जाती थी, वज़ू करना सिखाया जाता था, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी उस स्कूल में। तो मैं क्लास 3 में आया था, तो मुझे याद है कि उससे हमें बहुत कुछ यहाँ पे सीखने का मौका मिला। बिल्कुल ठीक। अच्छा जनाब, जब क्लास 7 हमने कर लिया तो उस वक़्त हमारे वालिदैन दोबारा गांव चले गए। अच्छा जी। अब दोबारा गांव के स्कूल में जाना हमारे लिए मुश्किल था, क्योंकि शहर में इतने साल गुजार के दोबारा वो ज़रा मुश्किल था। तो इंतखाब ये हुआ कि मर्दान में एक कैंट पब्लिक स्कूल था, उस ज़माने में एक इंग्लिश मीडियम स्कूल था। ठीक है। तो मर्दान में मेरी खाला भी रहती थी, तो फिर मुझे अपनी खाला के यहाँ भिजवाया गया और 1 साल मैंने कैंट पब्लिक स्कूल में गुजारा। सही है। अच्छा, हमारे वैसे भी तालीम से कुछ ज़्यादा रग़बत नहीं थी। तो जब रिज़ल्ट निकला कैंट पब्लिक स्कूल में 8वीं जमात का, तो जनाब मैं उस वक़्त आखिरी नंबर मेरा था पास होने वालों में। तो अक्सर वो मेरे खालू वगैरह वो मुझे छेड़ते थे कि ये फर्स्ट आया है, लेकिन नीचे से आया है। सर वो लिस्ट उल्टी कर लेते तो फिर आप फर्स्ट होते ना। जी ऐसे ही था, लेकिन जाहिर है तो खैर वालिद साहब का ख्याल था कि ये घर के लिए ठीक नहीं है, इसको बोर्डिंग हाउस में डाला जाए, क्योंकि मुझसे जो बड़े भाई थे वो कैडेट कॉलेज में पढ़ते थे, कैडेट कॉलेज कोहाट में पढ़ रहे थे, और जो सबसे बड़े भाई थे उन्होंने ढाका में पढ़ा था, और उसके बाद वो इंजीनियरिंग कॉलेज पेशावर में थे। तो ये सारा हॉस्टल में, तो वालिद का ख्याल ये था कि बच्चे जब हॉस्टल में जाते हैं तो ये ज़्यादा ज़िम्मेदार हो जाते हैं, डिसिप्लिन हो जाते हैं, और तालीम में क्योंकि और मशागिल नहीं होते तो तालीम में दिलचस्पी लेते हैं। जी सर, बिल्कुल ये उनका ख्याल था, लेकिन मैंने उनका ख्याल गलत साबित किया। सर आपने ये ख्याल भी गलत साबित कर दिया उनका। जी हाँ, मैंने उनका ये ख्याल भी गलत साबित किया। लेकिन क्या हुआ, उन्होंने जिस स्कूल का इंतखाब किया ये 1914 में 1914 में बना था जी। और ये जो आज पेशावर यूनिवर्सिटी है इसके अंदर ये स्कूल अब वाक़या है। ये स्कूल था और इसके साथ कॉलेज भी था। तो स्कूल का नाम था इस्लामिया कॉलेजिएट स्कूल, और साथ दूसरा उसके साथ था इस्लामिया कॉलेज। ये सर साहिबजादा अब्दुल कयूम साहब थे, हमारे सवाबी ही के। तो ये उनका ब्रेन चाइल्ड था, और उन्होंने उस ज़माने में डोनेशंस वगैरह लेके तो ये स्कूल और कॉलेज कायम किया था। जबकि सूबा सरहद के अंदर, उस वक्त इसको सूबा सरहद कहते थे, तो कोई काबिल ज़िक्र स्कूल या कॉलेज नहीं था। सर उनकी बड़ी खिदमात हैं सूबा सरहद में तालीम के लिए साहिबजादा अब्दुल कयूम की, तो उनमें से ये भी एक था। जी बिल्कुल, उनको हम कहते थे कि वो जो है ना सूबा सरहद के सर सैयद अहमद ख़ान थे। बिल्कुल। और इस स्कूल और कॉलेज से बहुत लोग मुस्तफ़ीद हुए, बड़ी बड़ी पोजीशंस पे आए। इसमें हमारे जो एक साबिक सदर थे ग़ुलाम इसहाक़ ख़ान,
वो भी यहाँ से फारिग तहसील थे। ठीक है। एक गवर्नर थे जो बाद में शहीद हो गए थे, एक टेररिज्म की नज़र हो गए थे, उनका नाम हयात मोहम्मद ख़ान शेरपाव था, वो भी इसी स्कूल के पढ़े थे। मतलब बड़े बड़े जितने भी अच्छे वो थे वो इस स्कूल के पढ़े हुए थे। तो जनाब हमने खैर वहाँ टेस्ट दिया कॉलेजिएट स्कूल का, तो वो टेस्ट हम क्वालिफाई नहीं कर सके। ठीक है। लिहाजा उन्होंने कहा जी कि एक है कि अगर ये 8वीं जुमात को दोबारा यहाँ पे रिपीट कर लें जी। तो वालिद ने कहा कि ठीक है, उससे ये हो जाएगा कि ये इसका थोड़ा सा मैट्रिक के लिए बेहतर हो जाएगा। तो खैर मैंने जनाब इस्लामिया कॉलेज स्कूल में हॉस्टल में उसको ज्वाइन कर लिया। ठीक है, मतलब सर आपने 8वीं क्लास 2 दफ़ा की हुई है? जी जी, मैंने 2 दफ़ा की है। अभी तो आपको और कारनामे सुनने को मिलेंगे आगे। आप थोड़ा सा दिल थाम के बैठे, यहाँ आपको सारे कारनामे अपने सुनाएंगे इंशाल्लाह। सर जरूर, प्लीज। अच्छा, तो जैसे मैंने वो यहाँ दाखिला लिया तो अच्छा बड़ा स्कूल था, बड़ी एक्टिविटीज़ थी जी। तो मैंने फिर 2 चीज़ों का इंतखाब किया, एक स्काउटिंग का सर और दूसरा बज़्म अदब का। ठीक है। तो मैंने जनाब, क्योंकि मुझे थोड़ा सा शौक़ था बोलने शोलने का भी और उसका, तो मैंने कहा ज़रा ये जो तकरीरी मुकाबले हैं इसमें कुछ थोड़ी सी किस्मत आजमाई की जाए और आउटडोर एक्टिविटीज़ के लिए स्काउटिंग से बेहतर कोई चीज़ नहीं है। बिल्कुल ऐसी है सर। तो जनाब हुआ ये कि हमने इसमें दिलचस्पी अपनी जाहिर की और अगले साल जो है 9th में क्या हुआ कि जी मुझे बेस्ट स्काउट का एजाज़ मिला स्कूल का, और जो बज़्म अदब था उसका मैं जनरल सेक्रेटरी बना। वाह जी वाह। तो क्योंकि जनरल सेक्रेटरी की बड़े जिम्मेदारियां होती हैं, वो पूरा जो जलसा होता है उसकी पूरा कंडक्ट करना, उसमें ओपनिंग स्पीच वगैरह बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो वो सारी करने को वहाँ का मौका मिला। बिल्कुल। अच्छा जी, उसके बाद 9वीं से हम 10वीं में आए और 10वीं का इम्तिहान हुआ तो 10वीं में हमने 2nd डिवीज़न हासिल कर ली, तो कुछ इज्जत रह गई थी। सर बड़ी इम्प्रूवमेंट की आपने। जी बिल्कुल ऐसा ही था, लेकिन वैसे बाबर उस ज़माने में 2nd डिवीज़न बुरी नहीं समझी जाती सर। ऐसे ही है, ऐसे ही है। तो खैर अब वालिद का ख्याल था कि जो बच्चा है इसको घर लाया जाए ताकि घर में इस पे निगरानी हो और ये पढ़े और पढ़ाई की तरफ तवज्जो दे, क्योंकि बड़े भाई दोनों मेरे बड़े कामयाब थे अपनी पढ़ाई में। सबसे जो बड़े भाई थे वो इंजीनियर थे और बड़े मतलब अच्छे आला नंबरों से उन्होंने इंजीनियरिंग की थी। उसके बाद दूसरे नंबर के भाई वो मेडिकल कॉलेज में थे और वो भी मतलब खैबर मेडिकल कॉलेज पेशावर के टॉप के स्टूडेंट्स में उनका भी शुमार होता था। इधर तीसरा मैं था, तो हमें वो पश्तो में नज़र वटू भी कहते थे कि अगर ये भी लायक होगा तो फिर नज़र लग जाएगी। ऐसे ही है। तो वो वालदा मेरी, अल्लाह उनको जन्नत नसीब हो, कहती थी कि ये बेटा मेरा जो है ये मेरा नज़र वटू बेटा है। तो खैर हम नज़र वटू भी थे। ठीक है। अब जनाब हुआ ये कि हम पेशावर से हॉस्टल की बड़ी मतलब पाबंदी वाली ज़िंदगी होती है, एक एक मिनट जो है सर वो लिखा होता है। अगर आप मुझे इजाज़त दें तो सर ये वही हॉस्टल और वही स्कूल तो नहीं जो आपने हमें पिछले साल गुजरते गुजरते विजिट करवाया था? जी जी बिल्कुल, ये वही है जहाँ मैं आपको हॉस्टल भी लेके गया था और वो दिखाया था, स्कूल भी आपको दिखाया था, कुछ असातिज़ा से भी आपकी मुलाकात जी सर। उन उस्तादों ने हमसे वादा दिया था कि दोबारा तशरीफ़ लाइएगा। जी जी, लेकिन आपने उस वादे को कपास ही नहीं किया। सर वो आपकी इजाज़त और तवस्सुत से ही होने, हम डायरेक्ट तो जा नहीं सकेंगे। नहीं, आप कहें तो हम चले जाएंगे सर इंशाल्लाह। ज़रूर सर। नेक्स्ट जो ही कोई थोड़ा सा आपको फरागत मिलती है तो हम उसका एक विजिट रखते हैं सर। उन उस्तादों ने बड़ी शफकत की थी। नहीं बिल्कुल बिल्कुल, मुझे बड़ी खुशी हुई थी, बहुत मज़ा आया था।